brought you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण-कण में स्वाद, कण-कण में भारत। तो मन बहुत आहत है, बहुत दुखी हूँ, अपने दर्द को लफ्जों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। बस यही उम्मीद कर सकती हूँ कि लोग हमारे दर्द को समझें। हम बहुत दर्द में हैं। हमको नौकरी मिल गई है, हमने लोन ले लिया है, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी हैं। कल को अगर हमारी नौकरी चली जाती है तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? कौन लेगा हमारे संघर्षों का ठेका? डबल क्या मतलब किस आप आरक्षण मतलब किस पद पर आरक्षण लेंगे? आपको उम्र में भी आरक्षण चाहिए, आपको क्वालिफाइंग एग्जाम में आरक्षण मिल रहा है, आपको फीस भी कम पड़ रही है, और उसके अलावा क्वालिफाई परीक्षा बता रहे हैं आप सुपर टेट को। सुपर टेट परीक्षा कोई क्वालिफाई परीक्षा नहीं थी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हमारे साथ ज्योति सिंह है। ज्योति सिंह का अपना दर्द है। सरकार ने जब इस मामले में मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद ज्वाइनिंग कराई, नौकरी दी गई, तो उसके बाद ज्योति जैसी तमाम महिलाएं नौकरी करने लगी, परिवार की जिम्मेदारियां उठाने लगी। ज्योति के साथ उनका परिवार ससुराल का और मायके का दोनों जुड़े थे। वजह कि परिवार में सबसे बड़ी बेटी है ये, 2 छोटे भाई हैं, पिता का भी देहांत हुआ। अब ज्योति की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। ज्योति, नौकरी कितने साल से कर रही, कहां से पे अभी ज्वाइनिंग है, और जब ये नौकरी मिली तो क्या सपने देखे थे, और अब तक वो सपने पूरे हुए? क्योंकि अब खतरा आपकी नौकरी पर आ गया है। सर, हमारी ज्वाइनिंग 7 दिसंबर 2020 को हुई सीतापुर जनपद में मछरेटा ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय धरटी में। जब नौकरी मिली तो सपने हमने भी देखे कि बहुत संघर्ष करके आए हैं हम। बहुत कह सकते हैं कि जर्नल में भी सब लोग बहुत नीचे तबके से बहुत ऊपर उठे। जब नौकरी मिली हमारे परिवार में तो हम लोग बहुत खुश थे। सपने देखे थे कि अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे। हमारे 2 छोटे भाई हैं, पिता की हमारे प्राइवेट नौकरी थी, तो हमने सोचा अपने भाइयों को सहारा करेंगे ताकि वो और ऊपर पदों पर जा सकें। उसके अलावा हमारे पति की भी प्राइवेट नौकरी है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है। तो हमने दिन रात मेहनत करके बहुत संघर्ष से ये नौकरी हासिल करी है। उस पर से जो है अब हमें सुनने को मिल रहा है कि हमारी नौकरी पे खतरा मंडरा रहा है। तो मन बहुत आहत है, बहुत दुखी हूँ, अपने दर्द को लफ्जों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। बस यही उम्मीद कर सकती हूँ कि लोग हमारे दर्द को समझें। हम बहुत दर्द में हैं। 4 साल नौकरी करने के बाद और इतनी ज्यादा कट ऑफ लगाने के बाद हम क्वालिफाई करके जब नौकरी में आए हैं, और आज हमारी नौकरी पे खतरे जैसा शब्द सुनने को मिलता है तो दिल बहुत आहत होता है। किस तरीके का संघर्ष रहा नौकरी पाना? नौकरी पाना भी अपने आप में एक बड़ा संघर्षशील रहता है। पहले नौकरी का इंतजार, फिर नौकरी की तैयारी, और उसके बाद फिर नौकरी के रिजल्ट का इंतजार। सर, संघर्ष तो बचपन से ही रहा। जब से पैदा हुए तब से परिवार में ये बताया गया कि बेटा हम लोग जर्नल हैं और जर्नल में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। कॉलेज में एडमिशन के लिए गए तो वहां पर भी मतलब कट ऑफ देखी जाती थी। जर्नल की अलग, ओबीसी के अलग, एससी के अलग, उसमें भी अच्छी कट ऑफ होगी तभी आपको एडमिशन मिलेगा। बीएड में अच्छा कॉलेज पाने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ा, अच्छी रैंक लानी पड़ी, उसका एंट्रेंस होता है। उसके बाद फिर भर्ती नहीं आ रही थी। हम लोग प्राइवेट स्कूलों में 10-10, 12-12 हजार पे मारे घूम रहे थे, पढ़ा रहे थे। मतलब इवन मैं प्रेग्नेंट थी और उसके बावजूद मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी, बस इस उम्मीद में, और तैयारी भी करती थी रात भर जग के 3-3 बजे तक, कि क्या पता कि इस संघर्ष की एक रात कब हमारा भविष्य पलटे, कब हमारी नौकरी लग जाए और हम भी सुकून से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। उसके बाद फिर जो है हमारा फॉर्म निकला। फॉर्म की फीस बहुत ज्यादा होती है जनरल वालों की। किसी तरह फॉर्म की फीस का इंतजाम करके गर्भगृहस्थी से बचा के फॉर्म भरा। उसके बाद फिर उसमें यूपी टेट होता है, क्वालिफाइंग। यूपी टेट का एग्जाम में भी 90 नंबर चाहिए थे। 90 नंबर भी इतने आसानी से नहीं आते हैं, उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर हमने सुपर टेट का एग्जाम क्वालिफाई किया, फिर स्टेट लेवल पर हमारी मेरिट बनी, तब हमको ज्वाइनिंग मिली। तो जिस दिन ज्वाइनिंग मिली थी आप ये समझ सकते हैं कि मतलब हमें ऐसा लगा था कि हमें सब कुछ मिल गया है। अब हमारे संघर्ष के जो दिन थे, जो हमने इतने कष्टों से दिन बिताए थे, वो कंप्लीट हो गए। लेकिन अब उस पे जो है काले बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। लग नहीं रहा कि अभी जो है ये संघर्ष थमने वाला है। एक सवाल की इस पूरे मुद्दे में 69,000 शिक्षक भर्ती में जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, उनका कहना है कि डबल रिजर्वेशन का भी, और ये इस बात को लेकर के एक पिटीशन, जो 90 पिटीशन फाइल हुई हाई कोर्ट में, उसमें एक पिटीशन इस बात की भी थी कि एससी, एसटी, ओबीसी ने डबल इनको रिजर्वेशन दिया गया। ये क्या मामला है, कैसे रिजर्वेशन?
सर रिजर्वेशन की रही बात, हम किसी भी वर्ग का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इसमें देखा जाए, अगर आप देख रहे होंगे सब कह रहे हैं सब प्रताड़ित हैं, हमारी प्रताड़ना तो कोई समझ ही नहीं रहा है। डबल रिजर्वेशन का मामला ये है, देखिए जब हम पहली बार फॉर्म भरने जाते हैं तो जो हमारे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, और जो हमारे ST ST उनकी फीस, OBC वर्ग के अभ्यर्थी उनकी फीस कम होती। चलिए वहां पे ठीक है, हमने दी फीस, हमने फॉर्म भरा। यूपी टेट में जब आता है तो यहाँ पे भी ये आरक्षण लेते हैं, ये उनको उम्र का आरक्षण मिलता है। हमारी उम्र निकल जाती है, अगर हमारी उम्र 40+ कैंडिडेट हो गया तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। वहां पर भी इनको आरक्षण मिला। हमको 90 नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, इनको 80 नंबर चाहिए क्वालिफाइंग करने के लिए। उसके बाद सर, फिर उसके बाद अगर हमने 90 नंबर पे क्वालिफाई कर लिया तो हमारा सुपर टेट का एग्जाम आता है, और सुपर टेट के एग्जाम में देखा जाए तो सुपर टेट के एग्जाम में 97 हमारी कट ऑफ थी और इनकी 90 कट ऑफ थी। अब ये कह रहे हैं कि जो हमारा 97 और 90 ये जो है खाली कट ऑफ इसलिए लगाई गई थी क्वालिफाइंग। नहीं सर, ये क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं हो सकते। जिस परीक्षा का 60% नंबर आपकी मेरिट बनाने में यूज होता है, अभ्यर्थियों की मेरिट में सुपर टेट के 60% नंबर जुड़ रहे हैं, वो क्वालिफाइंग तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब डबल आरक्षण आप दे रहे हैं। डबल क्या मतलब, किस आप आरक्षण मतलब किस पद पर आरक्षण लेंगे? आपको उम्र में भी आरक्षण चाहिए, आपको क्वालिफाइंग एग्जाम में आरक्षण मिल रहा है, आपको फीस भी कम पड़ रही है, और उसके अलावा क्वालिफाई परीक्षा बता रहे हैं आप सुपर टेट को। सुपर टेट परीक्षा कोई क्वालिफाई परीक्षा नहीं थी, क्योंकि ये सवाल बहुत अहम हो जाता है कि जो ATRE यानी कि जो पहली परीक्षा हुई 2018 के फॉर्म के बाद 2019 में जो परीक्षा हुई वो ATRE असिस्टेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम, और उससे पहले टेट का एग्जाम। सरकार कह रही है या आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये भर्ती परीक्षा थी, लेकिन जो OBC SC वर्ग के थे वो कह रहे थे एलिजिबिलिटी परीक्षा। क्या दोनों में अंतर है और टेक्निकली कहां पर क्या स्थितियां हैं? सर देखिए, पहली बात, अगर ये क्वालिफाइंग परीक्षा होती तो क्वालिफाइंग जैसे TT की जो परीक्षा होती है वो क्वालिफाइंग परीक्षा होती है, उसमें 90 नंबर जनरल को चाहिए होते हैं, 82 नंबर SC ST OBC वर्ग को चाहिए होते हैं। वो क्वालिफाइंग परीक्षा है, उसका कोई मार्क्स ऐड नहीं होता है मेरिट बनाने में। लेकिन ऐसी परीक्षा जिसके 60% नंबर काउंट होकर मेरिट बन रही है और पॉइंट पे हजारों बच्चे बैठे हुए हैं, वो परीक्षा क्वालिफाइंग हो ही नहीं सकती है। वो परीक्षा तो क्वालिफाइंग एग्जाम में आप कैसे मान सकते हैं? जब 40% हमारा एकेडमिक है और 60% हमारे सुपर टेट के नंबर बन रहे हैं, तो वो क्वालिफाइंग परीक्षा नहीं है। हम जनरल वर्ग के अभ्यर्थी इस बात से सहमत नहीं है कि वो क्वालिफाइंग परीक्षा है, और हमारे हिसाब से सहमत, ये बहुत बड़ी विसंगति है सर। अगर इन्होंने सबका क्वालिफाइंग मार्क्स 1 रखा होता, चलिए ठीक है, 97 पे इन्हों OBC को भी रखते, जनरल को भी रखते, तब तो चलिए हम लोग समझते। लेकिन एक वर्ग 90 पे क्वालिफाई कर रहा है और एक वर्ग 97 पे क्वालिफाई कर रहा है, 7 नंबर का डिफरेंस आजकल के कंपटीशन जमाने में बहुत होता है। तो और उसका 60% जुड़ रहा है, उसमें भी सब जनरल नहीं सिलेक्ट हुए हैं जिन्होंने 97 ले आए हैं, उसके बाद भी जिनकी हाई मेरिट गई, जिनके गुणांक अच्छे बने, जिनका एकेडमिक अच्छा था, उनको सिलेक्ट किया गया। और हमारे हिसाब से जब गुणांक बनते समय जिस परीक्षा के भर्ती के अंकों का 60% जोड़ा जाता है, वो किसी तरह से क्वालिफाइंग परीक्षा नहीं है। ये अन्याय है हम लोग जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों के खिलाफ, हमारा शोषण हो रहा है। हमको नौकरी मिल गई है, हमने लोन ले लिया है, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी हैं। कल को अगर हमारी नौकरी चली जाती है तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? कौन लेगा हमारे संघर्षों का ठेका? सरकार कह रही है कि हाईकोर्ट का जो आदेश है उसका पालन होगा, आरक्षण के जो प्रावधान है उसका पालन होगा, लेकिन वो कह रही है कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा। क्या लग रहा है सरकार क्या कर रही है, क्या मंशा? सर इसमें तो हंसने वाली बात है, अन्याय कैसे नहीं होगा? आप खुलकर बताइए ना, आप हम लोग के साथ करेंगे क्या? आप खुलकर बता नहीं रहे हैं, आप गोल मोल बातें कर रहे हैं कि हाँ आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अरे आरक्षण का लाभ तो दिया जा चुका है। आप बताइए, 20,000 मात्र कैंडिडेट जनरल के सिलेक्ट हुए हैं, उसमें से भी 7-8 हजार शुरू के शिक्षा मित्र हैं। आप सामान्य की 12-13 सीटों पर 12-13 हजार हमारे OBC SC भाई पहले से बैठे हुए हैं, और ये 19,000 सीटों का दावा कर रहे हैं। अगर ये 19,000 सीटें चली जाती हैं तो क्या बताइए, हम भारत की डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं है सामान्य वर्ग? क्या हमारे लिए 1,000 सीटें भी नहीं है? क्या हम इतनी मेहनत करके 97 कट ऑफ को क्रॉस करके ऊपर गए हैं, क्या हम इतना भी तवज्जो नहीं रखते कि हमें एक सुकून की नौकरी मिल सके, हम अपना परिवार का भरण पोषण कर सके? हम कुछ बहुत ज्यादा बात तो नहीं कर रहे हैं। फिर हम खुद तो नहीं आए, हमको सरकार ने जो मेरिट निकाली, जो नॉर्म्स रखे, उनको सबको क्वालिफाई करके और उनसे ज्यादा ही नंबर लाके हम सिलेक्ट हुए हैं। इसकी गड़बड़ी के लिए किसको जिम्मेदार मानती है? हम तो इसकी गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार मानते हैं कि जब शुरू में लिस्ट आई थी, देखिए तब इनको जो आरक्षण के मुद्दे हैं जो भी हैं, इनको अच्छे से सॉल्व करना चाहिए था। अब एक बार हम भर्ती में आ गए हैं, हमारी 4 साल की नौकरी हो गई, हमारे पास घर नहीं था तो हमने जो है लोन ले लिया, घर बनवा लिया है, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो अब हम लोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
अगर इसमें कोई भी जिम्मेदार पर्सन है तो वो सरकार है, सरकार के मंत्री हैं। और सबसे ज्यादा खेद ये होता है कि नेता पक्ष और प्रतिपक्ष सब सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। जो वर्ग पिसा जा रहा है, जो वर्ग प्रताड़ित है मानसिक रूप से इतना कि उसको रातों को नींद नहीं आ रही है, उसके पक्ष में कोई बोल नहीं रहा है कि जो अभ्यर्थी निकाल दिए जाएंगे उनका क्या होगा। स्पष्ट बात बताइए कि जो निकाल दिए जाएंगे उनका क्या होगा। आप उनके साथ क्या करेंगे? समान वर्ग के जितने परिवार रोड पर आ जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, जिनके बच्चे आगे पढ़ नहीं पाएंगे, उनका क्या होगा। हम तो चाहते हैं कि आप अपने जो है माध्यम से सरकार से सवाल पूछिए कि क्या होगा उन अभ्यर्थियों का। आप साफ साफ जवाब दीजिए कि क्या करने वाले हैं आप उनके साथ में। सवाल उन अभ्यर्थियों का जिन्होंने 4 साल तक नौकरी की और उससे पहले कई सालों तक तैयारी की, लेकिन अब उनके भविष्य का क्या होगा, इस बात का जवाब सरकार को देना है। लेकिन सरकार से अभी फिलहाल इन अभ्यर्थियों के सामने कोई भी जवाब नहीं है जिससे भरोसा हो कि इनका भविष्य सुरक्षित है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार।